नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आइज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज प्रारंभ करते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार से बना और भारत के संविधान का इतिहास, उसका संवैधानिक इतिहास कहाँ से इसे प्रारंभ माना जाता है, इस पर आप लोगों के बीच में चर्चा की जाएगी। जो मैंने अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स जो हैं तैयार किए थे, उन्हीं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, बारी बारी से बताएंगे कौन सा कानून कब बना और भारत के भारतीयों पर किस तरीके से उस पर लागू किया गया। अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हम लोगों पर कानून पे कानून बनाते चले गए और किस तरीके से भारत को अपने कब्जे में लिया। ठीक, इस पर चर्चा की जाती है आप लोगों के बीच में। तो कापी पेन सभी लोग अपने पास में रखना, और कापी पेन ना रखें तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। और आप लोगों को बता दें कि भारत का संविधान का संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास किस तरीके से होता है, इस पर बात की जाती है। देखो, दो तरीके से, एक तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और दूसरा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के अधीन था। तो ब्रिटिश संसद के अधीन कब पहुंचा भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब तक रहा भारत, इस पर बात की जाती है। तो देखिए, हमने दो पार्ट कर रखे हैं। एक देखो दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। दूसरा क्या दिया है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। ये ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में कितने कानून बन कर के आए, तो ये आए हैं 7। तो ये देखो कौन कौन से। एक रेगुलेटिंग एक्ट बना था, तो सबसे पहला जो कानून लिखा गया था या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत था, उसमें सबसे पहला जो एक्ट आया था या अधिनियम आया था, उसे कहा जाता था रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब बेटा आता है, तो 1773 में आता है। कब आता है, 1773 में आता है। इसी के जस्ट बाद रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रक, यानी कि जब हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, पंखा चलाते हैं तो एक छोटा सा लगा दिया जाता है स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, उसी को बोला जाता है रेगुलेट। तो रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना है, कंट्रोल करके रखना। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में। इसके बीच में कौन कौन से इसमें अधिनियम कानून बनाए गए थे, कौन से प्रावधान रखे गए थे, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन से अधिनियम कब कौन सा अधिनियम बना था। उसके बाद एक और अधिनियम आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें जो कुछ कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उस कमियों को पूरा किया गया। इसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1781 में 1781 में ये एक्ट आता है। उसके बाद में एक और आता है, इसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पिट्स, लॉर्ड पिट्स। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में आता है। ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इस पर भी बात की जाएगी। प्रत्येक अधिनियम को बाद में हम डीप से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है चार्टर एक्ट, राजलेख, जिसे कहा जाता है राजलेख। तो चार्टर एक्ट कब आता है, 20-20 साल के अंतराल में चार्टर एक्ट आते थे। तो देखो, पहला जो चार्टर एक्ट वो आया था 1793 में। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद में फिर देखो 20 साल बाद क्या आया, 1813 में। 1813 में एक दूसरा चार्टर एक्ट आता है, यानी कि राजलेख। उसके बाद आता है अगला चार्टर एक्ट 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद में एक और चार्टर एक्ट आता है बेटा, राजलेख आता है 1853 में। ठीक है। तो ये इतने कानून बनाए गए थे, वो ईस्ट इंडिया के अधीन जो भी भारत था उस तरीके से कानून बने थे। ठीक। उसके बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, यानी कि सैनिकों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। पूरे भारत में सैनिकों का बहुत बड़ा विद्रोह था, जिसे कहा जाता है 1757 की क्रांति। 1757 की जब क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद में जो कानून बनेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के आधार पर बनाए जाते हैं कानून, वहीं से बन के आते हैं कानून। ठीक है। तो ये पहला जो कानून बनाया गया था जब ब्रिटिश भारत के अधीन था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत तो था, उसमें पहला जो बन के आया था भारत शासन अधिनियम 1858 में।
भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए इन पर भी चर्चा करेंगे बेटा। सारे एक्टों पर चर्चा की जाएगी। तो इसमें क्या क्या होता है इस पर बात की जाएगी। उसके बाद अगला दिया गया है भारत परिषद अधिनियम, या कह लो भारत शासन अधिनियम 1861 ईस्वी में, 1861, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये बनाया गया। उसके बाद देखो आगे आया भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, कुछ भी कह लीजिए। तो अधिनियम बना था 1892 में। 1892 में क्या क्या होता है इस पर भी बात की जाएगी। उसके बाद आगे दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909। यहाँ से भारत का विभाजन हो, यानी कि फूट डालो राज करने वाली नीति अपनाई जाती है। संप्रदाय के आधार पर बांटने की अंग्रेज प्लानिंग करते हैं, इसे कहा जाता है। देखो इसका नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, आगे बताएंगे कि मार्ले वायसराय इसमें कौन सा था और गवर्नर कौन था, ठीक। तो इस पर बात की जाएगी। आगे दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम यहाँ पर भी बांटने की काम किया गया। तो ये इसमें कौन कौन से थे, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये 1919 में ये कानून बनता है। आगे देखो क्या दिया गया है, आगे दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935, जिस पर भारतीय संविधान में बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी कि लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से भारत में भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। तो कुछ फेरबदल मिलेगा या फिर सीधे के सीधे ले लिए जाते हैं, डायरेक्ट ले लिए गए हैं, ठीक, या कुछ चेंजमेंट करके लिए गए, मगर बहुत सारा असर इसी पड़ता है। इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है इस अधिनियम को। आगे क्या दिया गया है, उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में आता है। 1940 के बाद एक और आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो आएगा वो बेटा आएगा 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आएगा, 1942 में। उसके बाद में आगे आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जिसे कहा जाता है कि जब ये कैबिनेट मिशन आया था, इसी के आधार पर क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की जाती है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद में भारत का विभाजन कब होता है, तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947। ये माउंटबेटन योजना 1947 में, जिसके आधार पर, धर्म के आधार पर दो राज्य, भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। दो राज्य बन जाते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। एक पाकिस्तान होता है और दूसरा अपना प्यारा भारत, ठीक है। इस पर हमने बात की सभी लोगों के, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें हमने नोट करके लिखी है बेटा, नोट करके कुछ चीज़ें लिखी हैं, उस पर आप चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और नोट में क्या दिया गया है, देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा की जाती है। आगे क्या दिया गया, नोट दूसरे में हमने नोट पॉइंट में क्या दिया है कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ये कौन, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और इसकी किसकी अध्यक्षता में की, ये भी याद रखना, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ ने किसकी अध्यक्षता में की जाती है, कि लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में की जाती है, ठीक, अध्यक्षता में कंपनी। उसके बाद है इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कि पूर्वी देश कौन, अपने यहाँ जो अपने भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या की जाती है, अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को कि अब ये एक एक्ट लेते हैं पहला, उसमें क्या क्या था, ठीक। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट, पहला क्या हमने बताया, रेगुलेटिंग एक्ट। यही पहला लिखित कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। यह लिखित कानून था। ये कब बनाया था, 1773 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड
नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, और एक समिति उन्होंने बनाई थी। उस समिति का नाम बेटा था गुप्त समिति। गुप्त समिति बनाई गई थी और लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई थी और कहा था कि इन कंपनी के कार्यों की चर्चा देखो, जानकारी करो कंपनी किस तरीके से काम करती है, इस पर बात की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर कंट्रोल करना। कंपनी के जो कार्य, कभी कभी कंपनियां इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो देश पर भी भारी पड़ने लगती हैं। तो उसका उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों को हम इस तरीके से कंट्रोल में रखें कि वो यहाँ पर भी हमें कंट्रोल में रहे और भारत के अंदर भी कंट्रोल में रहे, हमारे कब्जे में रहे। तो उद्देश्य क्या था? तो कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक, आगे क्या दिया गया बेटा? आगे दिया गया बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। इसी कानून के अंतर्गत क्या किया गया? जो बंगाल और तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसे किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के अधीन। अब ये सब सुप्रीम कौन सी प्रेसिडेंसी हो गई? तो सुप्रीम हो गई बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बम्बई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। अब देखो क्या दिया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो तीनों प्रेसिडेंसी का क्या होता था? गवर्नर हुआ करता था। यानी बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों का क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। ठीक, अब नोट करके, यहाँ पर बहुत लड़के गलतियाँ करते हैं कि कौन क्या था। ठीक, तो नोट में देखो हमने कितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिया गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का बेटा प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखो गवर्नर की बात कर रहे, गवर्नर जनरल नहीं बता रहे। तो अंतिम गवर्नर जो बंगाल का था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, उसके बाद आगे दिया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। यानी कि अब देखो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। अब क्या जुड़ गया? जनरल जुड़ गया। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, वही बंगाल का क्या हो जाता है? प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। ठीक, आगे दिया गया है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेटा कौन था? तो ये अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो यहीं से फिर क्या हो जाता है कि अब बदलेगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही क्या कहलाने लगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया। ठीक, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का क्या बन जाता है? भारत के नाम से पूरे भारत को अपने अधीन कर लेता है, तो पूरे भारत का क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल। ठीक, उसके बाद में क्या होगा कि भारत का प्रथम, यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ से क्या होगा कि जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय बनेगा, लॉर्ड कैनिंग, 1858 में। तो भारत का प्रथम वायसराय क्या था? जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग, वही भारत का प्रथम वायसराय, यानी कि जो आज वर्तमान में राष्ट्रपति का पद होता है वो पहले कैसा था? वायसराय बोला जाता था उसे। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात मेरी समझ में आई होगी बेटा, यहाँ तक आप लोगों के बीच में बात समझ में आई होगी। ठीक है, और इसी के बाद में आगे चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ें हैं। इस एक्ट को मैं समाप्त कर देता हूँ, उसके बाद में कल अगले दिन हम इस दूसरे एक्ट को पर चर्चा की जाएगी। ठीक, अब देखना कि गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य थे। जो गवर्नर की परिषद बनाई गई थी उसमें 4 सदस्य थे। कौन थे? एक थे फिलिप फ्रांसिस, एक थे क्लेवरिंग, एक थे मॉनसन तथा बारवेल। ठीक, ये 4 सदस्य बने थे, गवर्नर की परिषद में थे।
ठीक। आगे क्या दिया गया, 1774 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। ये पूछा जाता कि पहला सुप्रीम कोर्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था वो कहाँ बनाया था, तो कलकत्ता में बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बनाया था। कब बनाया गया था, 1774। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था, तो अधिनियम कौन था, होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में दिया गया। मगर बना कब था, स्थापना कब उसकी होती है, 1774 में। कहाँ पर होती, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन से न्यायाधीश थे, तो इसमें कितने लोग थे, तो 4 लोगों का पैनल था, जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, जो कलकत्ता में बनाया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद उसके दूसरे इसके और कौन से न्यायाधीश थे, तो चैम्बर्स था, लेमिस्टर था, हाइड था, यानी कि 4 लोगों का एक पैनल था। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। देखो एक नोट करके मैंने बढ़िया से एक और चीज़ बताई है कि यह एक अभिलेख न्यायालय था, अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नाम था, मगर इसके ऊपर भी एक था ब्रिटेन में, ठीक है, प्रिवी काउंसिल कहा जाता था, ये ब्रिटेन में था। तो इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। ठीक है, जो कहाँ पे था, ब्रिटेन में था, जो कहाँ पे था, ब्रिटेन में था। ठीक है, आज आप लोगों के बीच में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये मैंने रेगुलेटिंग एक्ट और भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास किस तरीके से प्रारंभ होता है और कौन कौन से अधिनियम आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, हाँ, तो उन पर चर्चा धीरे धीरे की जाएगी और एक एक अधिनियम लिया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक लेते हैं आप लोगों से। अगली नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे आगे मिलेंगे, और सभी लोग अपने नोट तैयार करते रहें, और अगर तुरंत ना लिख पाएँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।